स्कूल से या कॉलेज से बच्चे जाते हैं क्लस्टर्स में, जुग्गी क्लस्टर्स में, जो एजुकेट भी करते हैं, फूड का भी बारे में बताते हैं, सफाई के बारे में बच्चों को बताते हैं हमारे कि हाथ धो के अच्छे जाना। क्रीम बच्चे जो है उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। हेल्दी बच्चे नहीं है, वो जंक फूड का प्रॉब्लम है, तरह तरह की बीमारियां जो बड़ों के लिए। तो दूसरा प्रॉब्लम है बच्चों को जो गरीबी है या बच्चों को जो परेशानी है, उदासी है, वो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखती है या कभी कभी अखबार की स्टोरी में दिखती है, लेकिन वो बच्चे दूसरी हकीकत से एकदम जानते ही नहीं उस हकीकत जो ये बड़े घरों के बच्चे हैं वो जानना, मुझे लगता है वो जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे हैं। उनको कहें वो चले, नाकों से कोड़ते हैं, नहीं हम मैम वहाँ नहीं जाएंगे। कैसे ज़बरदस्ती लेके जाएं तो बड़ी अनिच्छा से जाते हैं, बिल्कुल मन से नहीं जाते हैं। वो नहीं देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये हम तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये कुछ नहीं है। वो सोशल की स्टेटस के बीच में जो गैप तो है। आपको लगता है कि एनसीसी ज्वाइन करना पसंद करते हैं, वो एनएसएस नहीं करते? एनसीसी भी नहीं करते आज के बच्चे। एनसीसी में अगर दोनों चीज ऑप्शन के बच्चे नहीं करते, वो कहते हैं कि उनको पेरेंट्स से इतना डेलिकेट बना रखा है, हम ये हैवी शू नहीं पहनेंगे, हमारे पाँव में दर्द हो जाएगी, हम ये यूनिफॉर्म की ब्राउन चप्पल जैसे वो नहीं पहनेंगे, सॉक्स, हमारी स्किन छिल जाएगी। इंसिस्ट कहीं नहीं कर सकते? करते हैं, लेकिन कब तक? आंख बचा के कुछ कर लिया, हम कुछ करते हैं, हमारे सामने कुछ हो रहा है, एकदम से बाद में कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये चेंज हुआ कि पंडित नेहरू के समय पे जब देश ने आजादी की लड़ाई में बच्चों ने भी साथ दिया था, और ये कहा था मैंने, बच्चे रफ एंड टफ नहीं, मैंने इतिहास में पढ़ा है कि जब वो 5 बच्चियों की टोली निकली थी और उन्हें लगा हमारे फादर ब्रदर सिस्टर सब काम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक 5 साल से छोटे बच्चों की एक टीम बनाई और देश के जो पेरेंट्स हैं वो भी स्ट्रगल करके नहीं आए, लगाते हुए जब गोली लगी तो उन्होंने गोली लगते हुए अपने 14 साल का जो उस झंडे को टांग के तैयार किया और ये कहा कि वंदे मातरम कहने से रोका अंग्रेजी फौजों ने, और तब भी उन्होंने झंडा लगा के, लास्ट वाली लड़की ने जब छाती में गोली लगी तो झंडा गार्ड के ऊपर खड़ा कर दिया और ये कहा वंदे मातरम। और आने वाले समय में उसने ये नहीं कहा कि वो झंडा गिरेगा, उसने अपने आप को जमीन में लेट के वो झंडा अपनी छाती की उस गोली के छेद में डाल के खड़ा कर दिया। तो इससे लगता है इतिहास हमारे बच्चों के लिए तो बहुत मजबूत है। लेकिन आज के बच्चे, जैसा इन्होंने कहा कि भारी शू पहनना नहीं चाहते, या एनसीसी में नहीं जाना चाहते हैं, या भारत स्काउट्स गाइड्स में नहीं जाना चाहते हैं, एनएसएस भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उनके शौक क्या है फिर? तो आज के बच्चे करना क्या चाहते हैं? और आज के यूनिफॉर्म अपने बैग में लेके आते हैं, स्कूल के गेट पे इसको डालते हैं, गाड़ी में चेंज करते हैं, जाने के टाइम पे इसको दोबारा वापस चेंज करते हैं। अच्छा, अब हम पहले ये सुनते हैं कि आज के बच्चे बाल दिवस को लेकर सोचते क्या हैं, और उसके बाद आगे बात जारी रखेंगे। बाल दिवस में तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, टीचर्स होमवर्क देती है, भारी बैग्स ले जाने पड़ते हैं और माँ बाप कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बाल दिवस के दिन हमारे स्कूल में फंक्शन होता है। इस फंक्शन में हम पोएम सुनाते हैं या फिर कोई कविता सुनाते हैं। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मैं भी बड़ा होकर अध्यापक बनूंगा ताकि बच्चों को प्यार से पढ़ा सकूं और हमारा देश तरक्की करे। हम बाल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि चाचा नेहरू का उस दिन जन्मदिन होता है और चाचा नेहरू हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम बाल दिवस मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और वो स्वतंत्रता सेनानी थे। वो हमेशा अपने पास एक गुलाब का फूल रखते थे। वो शांति के दूत थे और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। छोटे होने में फ़ायदा यह है कि बैग उठाने का झंझट नहीं रहता। सारा स्कूल बैग इतना भारी होता है कि उठाने का मन भी नहीं करता, और स्कूल जाने का भी टेंशन नहीं होता, ना ही होमवर्क करना। मज़े से सोते रहो पूरे दिन और कोई टेंशन नहीं है, मस्ती करो, कुछ भी करो, कोई रोकेगा नहीं। बाल दिवस वाले दिन हमें छूट मिलनी चाहिए कि हम जी भर के खेलें और हमें खूब सारी टॉफियाँ और मिठाइयाँ मिले और हमें स्कूल या ट्यूशन का होमवर्क न मिले। हमें इस दिन खेलने, फिल्म देखने और पढ़ने की सबकी छूट मिलनी चाहिए। चिल्ड्रंस डे में छूट मिलनी चाहिए कि हमें ज़्यादा खेलने देना चाहिए और हमें होमवर्क कम मिलना चाहिए और हमें ज़्यादा बस्ता भारी नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रंस डे में पार्टिसिपेट और पोएम गाऊंगी। फूलों से नित हंसना सीखो, बोलों से नित गाना, तरु की झोंकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। नेहरू के सपनों के भारत में क्या है हाल बच्चों का, और बच्चे क्या सोचते हैं आज के भारत के बारे में, इस पर बात चल रही है। अरण्य, आपसे मैं जानना चाहूँगी, बड़ों को ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत डेलिकेट हैं, ये भी लगता है कि बच्चों में अब वो पहले वाली बात नहीं है,
और बच्चे इस पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने के लिए जो उनमें जज्बा होना चाहिए, शायद वो कहीं मिसिंग है। आपको लगता है ऐसा? जी, मुझे एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक तरीके से ये बात सही भी है, क्योंकि जब बच्चे कोई जैसे मैम ने कहा कि वो जूता पहनने में बोलते हैं कि ये बहुत भारी जूता है, हम नहीं पहनेंगे, ये टाइट है, ये हम नहीं पहनेंगे। आपने किया है ऐसा कभी? नहीं, कभी नहीं किया। अच्छा, एनसीसी। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि बच्चों में जो अपनी कंट्री के लिए जो एक पेट्रियाटिज्म होना चाहिए, जो एक भावनाएं होनी चाहिए, वो कहीं मिसिंग है, और थोड़ा सा वो हार्ड वर्क की जो हैबिट होनी चाहिए वो कहीं जा रही है पीछे? हाँ, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक कारण है कि जब पेरेंट्स हमें कई बच्चों को एजुकेट नहीं करते, इजीली अवेलेबल करते हैं। पढ़ाई ज़्यादा है, शायद मुझे लगता है पढ़ाई ज़्यादा है, इसलिए आप लोग इन कामों में ध्यान नहीं देते। हाँ, ये मैम की बात बिल्कुल सही है। पढ़ाई ज़्यादा है कि एजुकेशन का जो बोझ है वो ज़्यादा, वो शायद ज़्यादा है कि हम बुकिश नॉलेज के अलावा कुछ जानना ही नहीं चाहते। समय नहीं होता है। समय भी नहीं होता, और कई बच्चे तो जानना ही नहीं चाहते। दूसरी जो चीज़ें डेली रूटीन जो चीज़ें बड़ी इजीली अवेल कर देते हैं पेरेंट्स। उनको लगता है सब कुछ आसानी से मिलता है। देश काल को शायद नहीं भूलना चाहिए। और जब मैं बच्ची थी तो मेरे माँ बाप कहते थे कि आज के बच्चे वैसे नहीं है जैसे हम थे। तो शायद हम आज उनके बिल्कुल खांचे में ढल के कह रहे हैं कि जैसे हम थे बच्चे थे वैसे आज के बच्चे नहीं। वो शिकायत हमेशा रहती है, हर युग में रहेगी। मेरे ख्याल में जो संघर्ष हमने किया होता है वो हम अपनी अगली पीढ़ी को नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि जिन कठिनाइयों से हम गुजरे वो हमारी अगली पीढ़ी को ना मिले। लेकिन अगर आप बच्चों को डेडिकेट हो जाने की बात करें तो वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, आज भी इस देश में 5 करोड़ बाल मजदूर हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी 18 घंटे काम करते हैं। तो जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो शायद उस सामाजिक उसमें आते हैं, उनकी हैसियत ये है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्षमा जी ये है कि बच्चों पर ये आरोप लगाना, मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ कि शिकायत हमेशा होती है, और बच्चों पर ये भी आरोप लगाना कि बच्चों में अब वो बात नहीं रही, वो शायद पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि बच्चों का साहित्य वो भी कहीं पीछे छूट रहा है। आप नंदन से जुड़ी हैं और आप सालों से नंदन के साथ जुड़ी हैं। अब जब आज का बच्चा जब जाता है बुक स्टोर में, उसे अपने लिए कितनी किताबें वैसी मिल पाती हैं जो नंदन या चंदा मामा के आसपास हों? पहली बात ये, हम आज जब 56,000 न्यूज़पेपर्स और मैगजीन इस देश में आज की डेट में छाप रहे हैं, उनमें बच्चों की जगह है कहाँ? बच्चों का पेज एक छोटा सा होता है, एक छोटा सा कोना होता है। जिन बच्चों से हमें तस्वीर बनानी है हिंदुस्तान की, उन बच्चों की आवाज़ कहीं दिखती क्यों नहीं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और एक बात ये भी मैं कहूँगी कि हिंदी का एक दुर्भाग्य है कि उसके मैं सिर्फ हिंदी भाषा की बात कह रही हूँ कि एक ये छवि बनी हुई है कि हिंदी में बच्चों के लिए कोई लिखता नहीं है, हिंदी में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हिंदी के बाल लेखकों को कोई जानता नहीं है, हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित नहीं होती। ये सारी बातें गलत हैं। हिंदी में हज़ारों बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, और अगर पुस्तकें बिकेंगी नहीं तो आप जानती हैं वो छपेंगी नहीं। पूरा गणित होता है, अगर कोई चीज़ बिकेगी नहीं, जो उसको छाप रहा है उसको उससे लाभ नहीं होगा तो वो उसे नहीं छापेगा। तो क्यों हज़ारों पुस्तकें छपती हैं अगर बच्चे उनको नहीं पढ़ते? अगर वो बच्चों तक नहीं पहुंचती तो कैसे उनके 3-3, 4-4 एडिशन निकल जाते हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट की एक कमेटी में मैं हूँ, उन्होंने बताया था कि उनकी एक पुस्तक के 15 संस्करण छपे हैं जो बच्चों की पुस्तक है। तो एक पुस्तक के 15 संस्करण छपना ये बताता है कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। हमें नहीं पता चलता, बात अलग है। लेकिन यहाँ तक इसका मतलब पहुँच नहीं पाते नहीं, हैं। कहीं नहीं भी पहुँचती, कहीं पहुँचती भी होंगी तभी तो 15 संस्करण छप रहे हैं उनके। लेकिन नहीं और एक बात ये है कि बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि भाई हिंदी में बच्चों के लिए अच्छा लेखन नहीं है जी, बांग्ला में तो जब तक कोई बड़ा होता ही नहीं है जब तक बच्चों के लिए ना लिखे। सत्यजीत राय बड़े थे, बच्चों के लिए लिखते थे। लेकिन आपने एक बात कही उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन जरूर है कि अच्छी मैगजीन या अच्छी अखबार की सेहत का अंदाजा एड से होता है। जब हम विज्ञापन की बात करते हैं, कितने विज्ञापन मिलते हैं? नहीं, उसका सेहत का अंदाजा, बल्कि मैं तो कहूँगी कि जो बड़े संस्थान है वो बच्चों की मैगजीन, उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की है कि ऐड आते हैं या नहीं आते हैं, तब भी चलते हैं, तब भी चलती है। लेकिन आपने नंदन की बात की, चंदा मामा की बात की, मैं जो बात कर रही हूँ कि और नई तरह की चीजें, बहुत सारे नए नए प्रयोग, वो उतने क्यों नहीं दिखते? इंटरनेट पे बच्चा क्यों हावी है? इंटरनेट क्यों देखना चाह रहा है? इंटरनेट भी बुरा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट इतना बुरा है। हम क्यों उसकी अच्छाइयों की तरफ भी तो हम ध्यान दें कि इंटरनेट घर बैठे क्या क्या हमें बताता है। जिस जादूगर की परिकल्पना हम करते रहे हैं कि एक जादू की छड़ी घुमाएगा और सब कुछ आपके सामने हाजिर है,
क्या सचमुच इंटरनेट इतना बुरा है, क्या सचमुच कंप्यूटर इतना बुरा है, क्या सचमुच टीवी इतना बुरा है जिस पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, सब चीज़ों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। बेसिक बात ये है कि हम कौन सी चीज़ रखते हैं और कौन सी चीज़ निकालते हैं। अमेरिका में बच्चों के प्रोग्राम और बड़ों के प्रोग्राम में एक भेद है। जब एडल्ट प्रोग्राम आते हैं तो ऐसे वो हैं कि भाई बच्चों को उस समय सुला दिया जाए या वो स्विच ऑफ कर दिए जाएं या बच्चों तक वे प्रोग्राम ना पहुंचें। तो सवाल तो सिर्फ अच्छाई और बुराई के चुनने का ही है। सब अच्छा, जो भी वैज्ञानिक विकास हो रहा है, इंटरनेट उसमें से एक है। वो घर बैठे आपको क्या क्या नहीं बता रहा है। आज मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली कास्ट सिस्टम गुरु से जुड़ा हुआ है ना, ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है। तो आज मैं घर बैठे कोई दलित बच्चा भी इंटरनेट देख के कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इसमें मैं मिसेस सिंह आपसे जानना चाहूँगी, इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी ने सब कुछ परोस कर सामने रख दिया है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है? एक आपके स्कूल में जब आप देखती होंगी बच्चों को, बच्चे को नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, वो कोई भी चीज़ पिक कर सकता है। क्या लगता है आपको कि ये भी एक सीरियस बात है? बहुत सीरियस बात है। आज भी अगर सडनली किसी बच्चे का बैग खोलो तो आपको उसको गाने के, उसके पॉप म्यूज़िक के सीडी नज़र आएंगे अंदर पड़े हुए। कोई उसकी अच्छी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। बहुत उनको समझाने, पूरे क्लास के अंदर अगर 50 बच्चों की क्लास है, मुश्किल से 5 या 7 बच्चे होंगे जो कुछ अच्छी चीज़ देखना चाहेंगे, जो अच्छी चीज़ जानना चाहेंगे। उनका ध्यान कहीं और रहता है, स्पेशली टीनेजर बच्चों में। कंप्यूटर से, जैसे शर्मा जी ने कहा कि कंप्यूटर हम ये कहते हैं अच्छी है, लेकिन जिसकी जैसी ज्ञान होगा उस कंप्यूटर से हिसाब से निकालना चाहेगा। एग्जैक्टली, वो चीज़ कहीं नहीं हो सकती है। 50 क्लास के बच्चों 50 क्लास के बच्चों में साइड इफेक्ट 8 या 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कुछ अच्छा पढ़ना चाहेंगे, अच्छा देखना चाहेंगे, अच्छा करना चाहेंगे। छोटा बच्चा बर्ती का ठुमरी नहीं सुनेगा, वो पॉप ही सुनता है। वो ठुमरी या क्लासिकल म्यूजिक नहीं सुनेगा, उसका ध्यान उसी में रहेगा। वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, क्लास में आके सारे एक्सचेंज होते हैं। लेकिन जिस तरह जुवेनाइल क्राइम बढ़ा है, बेसिकली बात ये है कि हम बड़े, माफ कीजिएगा, हम बड़े अक्सर बच्चों को चाहते हैं कि वो हमारी आज्ञा का पालन करें। नहीं, मॉनिटरिंग होना चाहिए। छोटे थे कितनी हम अपने बड़ों की आज्ञा का शर्मा जी, पालन मैं एक करते बात थे। आपका बात करना चाहती हूँ, जो आपने कंप्यूटर की बात कही है। कंप्यूटर में अगर मुझे गलत चीज़ लेनी है तो गलत, मेरे ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं देखना, तो वो बच्चा वैसी चीज़ निकालेगा। बिल्कुल सही बात उसका है। क्योंकि एक टीनेज के बाद जो उसकी एज है, एडोलेसेंस एज और टीनेज के बीच में, बच्चा उसमें से अच्छी चीज़ नहीं निकालेगा। इसीलिए जब उसको गाइड किया जाए, इसलिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। मॉरल एजुकेशन बहुत मॉरल जरूरी है। एजुकेशन लेकिन ये भी बात है कि जितने मॉरल एजुकेशन या टीचिंग्स हम करते हैं, बच्चे उनसे उतने ही दूर भागते हैं। लेकिन हम लोग का इतना पुराना अनुभव एक है, सर्टेन एज तक हमें थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी पड़ती सदा है। सच बोलो की बात हम करते हैं, और वो पिता अपने बच्चे से सदा सच बोलो की बात करता है, जिसको बच्चा हर रोज झूठ बोलते देखता है। तो इसलिए प्रीच भी वो करना चाहिए जो हम खुद ना हम करें। कर, और नहीं, मॉनिटरिंग करना कुछ सर्टेन एज तक। एक एज के बाद छोड़ सकते हैं कि अब आपका भविष्य आप जान सकते हैं, अच्छा या तो बुरा। ठीक बात है। और जब वो अपना भविष्य जान लेगा ठीक बात तो है। देश में अच्छे बच्चे होंगे और देश अच्छा बच्चा अगर बनेगा। आग पकड़ेगा तो आप यही रोकेंगे ना। पंडित रास्ता नेहरू दिखाना का पड़ेगा। सपना था, यही पंडित नेहरू की चाहते एक चाहत थी कि मेरे आज के बच्चे इतने मजबूत बने वो कि भारत जिस का फील्ड में भविष्य भी वो हो। जाए, वो काम करे। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, जिस फील्ड में भी वो है वो काम अच्छा करे, अपने आचार विचार अच्छे रखे, और अच्छे आचार विचार से स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। और वही निर्माण का सपना उन्होंने देखा था। आपने स्वस्थ भारत की बात की। अब एक देखते हैं एक छोटी सी कहानी कि आज के हिंदुस्तान में बच्चों की हालत है क्या। आकाश की सुबह काम से शुरू होती है और रात थकान से खत्म। बचपन क्या है वो नहीं जानता, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक आकाश की तरह बहुत से बच्चे सिर्फ काम कर रहे हैं। यहाँ ना तो उनके सपनों के लिए कोई जगह है और ना ही उनकी नन्ही मुन्नी मांगों की। इनके लिए भरपेट खाना मिलना भी किसी ताज्जुब से कम नहीं। आंकड़े बताते हैं कि कुपोषण और उससे उपजी बीमारियों की वजह से भारत में हर साल करीब 20 लाख बच्चे मौत का शिकार होते हैं। भारत में करीब 47% बच्चों का वजन सामान्य से कम है। 46% बच्चों का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। करीब 30% बच्चों का जन्म के समय ही काफी कम वजन होता है। जिस शिक्षित भारत की तस्वीर हमेशा नेहरू जी की आंखों में रही, वह भी अक्सर कई पेचीदगियों से जूझती दिखाई देती रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी देश में करीब 81,617 स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है। 44,000 स्कूल टीचर के